डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी ने की ईरान के राष्ट्रपति से बात। मिडिल ईस्ट के हालात पर जताई चिंता, कहा भारतीयों की सुरक्षा प्राथमिकता। प्रधानमंत्री ने शांति, संवाद और कूटनीति के जरिए समाधान पर दिया जोर। ऊर्जा आपूर्ति और जहाजों की सुरक्षा पर भी चर्चा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के नोटिस पर 200 से अधिक सांसदों ने किया हस्ताक्षर। नोटिस आज संसद के किसी एक सदन में पेश किया जा सकता है। कांशीराम जयंती से पहले राहुल गांधी का लखनऊ दौरा, दलित राजनीति को साधने की कोशिश। रामनवमी में डीजे बैन पर झारखंड विधानसभा में बवाल, विधानसभा में भिड़े सत्ता और विपक्ष के विधायक। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर से। पश्चिम एशिया की गंभीर स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने मसूद पेजेश्कियान से कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा के साथ साथ ऊर्जा के निर्बाध पारागमन की आवश्यकता भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। इस बारे में एक्स पर लिखे पोस्ट में प्रधानमंत्री ने बढ़ते तनाव, नागरिकों की जान जाने और नागरिक ढांचे को हुए नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और वस्तुओं व ऊर्जा की निर्बाध आवाजाही भारत की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराते हुए संवाद और कूटनीति के रास्ते से समाधान निकालने की आवश्यकता पर जोर दिया। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर उन्होंने बातचीत की। संघर्ष शुरू होने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहला सीधा संपर्क था। प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरनेट मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति से पश्चिम एशिया की गंभीर स्थिति पर चर्चा की और क्षेत्र में बढ़ते तनाव तथा नागरिक जीवन को हो रहे नुकसान पर चिंता जताई। उन्होंने ये भी दोहराया कि भारत शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है और सभी पक्षों से संवाद तथा कूटनीति के रास्ते से समाधान निकालने की अपील करता है। सूत्रों के अनुसार बातचीत में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, समुद्री जहाजों की सुरक्षित आवाजाही और ऊर्जा आपूर्ति की निरंतरता जैसे मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, अमेरिका ने दुनिया भर के देशों को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट दे दी है। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि ईरान जंग की वजह से दुनिया में ऑयल सप्लाई पर असर पड़ रहा है। इस छूट के तहत देश सीमित मात्रा में रूसी तेल खरीद सकेंगे। अमेरिका का कहना है कि इससे बाजार में ऑयल सप्लाई बढ़ेगी और कीमतों को कंट्रोल रखने में मदद मिलेगी। जंग की वजह से कच्चे तेल की कीमत भी $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है, जो अगस्त 2022 के बाद पहली बार हुआ है। युद्ध की वजह से ग्लोबल ऑयल मार्केट में चिंता बढ़ गई है। इराक में अमेरिकी सेना का एक KC-135 सैन्य विमान क्रैश हो गया है। इसके बाद इराक के एक विद्रोही गुट ने दावा किया कि विमान को उसी ने मार गिराया। नेतन्याहू ने युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि लगभग 2 हफ्तों से हो रहे हमलों के बाद ईरान अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा है। इजराइल के हमलों से ईरान की सेना के खास दस्तों को काफी नुकसान हुआ है। Another front, an entirely different front. The situation with Iran is moving along very rapidly. It's doing very well. Our military is unsurpassed. There's never been anything like it. Nobody's ever seen anything like it. And we're doing what has to be done. Should have been done during a 47-year period. Could have been done by a lot of different people. They chose not to do it. But they really are a nation of terror and hate. And they're paying a big price right now. अगली बड़ी खबर, 200 से अधिक सांसदों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के प्रस्ताव के लिए नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। नोटिस आज संसद के किसी एक सदन में पेश किया जा सकता है।
विपक्षी दलों का आरोप है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण आचरण किया है, चुनावी धोखाधड़ी की जांच में बाधा डाली है और मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया है। नोटिस में लगाए गए आरोपों में पद पर रहते हुए पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण आचरण, चुनावी धोखाधड़ी की जांच में जानबूझकर बाधा डालना और बड़े पैमाने पर मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करना शामिल है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग है, जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अपनाई जाती है। महाभियोग केवल सिद्ध कदाचार या असक्षमता के आधार पर ही लगाया जा सकता है। आपको बता दें, आज 200 से अधिक सांसदों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के प्रस्ताव के लिए नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, क्या जानकारी है? आज नोटिस जारी किया गया है, 200 से अधिक सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए। जी बिल्कुल, ये अपने संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का जो शुरुआत हुई है, उसमें भी विपक्ष की पूरी कोशिश है कि सत्ता पक्ष को और सरकार को घेरने की, और इससे इन कोशिशों से वो बाज नहीं आ रहे हैं। सत्ता पक्ष को घेरने के लिए जो पहली कवायद हुई थी वो ओम प्रकाश बिरला लोकसभा अध्यक्ष को के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हुई थी। अब जो है विपक्ष ने यह मूड बना लिया है कि जो निर्वाचन आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, और इसके इस सिलसिले में लगभग 200 विपक्षी सांसदों ने उस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अविश्वास पत्र लाने वाला है। मैं आपको बता दी, कुछ दिन पहले जब ज्ञानेश कुमार कोलकाता में पहुंचे थे और वहां पे चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के क्रम में वहां पहुंचे थे, तो ममता बनर्जी ने भी ये आरोप लगाया था कि ज्ञानेश कुमार और बीजेपी की साठगांठ है। ज्ञानेश कुमार कलकत्ता में आकर के उसी होटल में ठहरे हैं जिसमें बीजेपी के नेता भी ठहरे हैं। तो ऐसे में ज्ञानेश कुमार पर न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि उत्तर प्रदेश के जो विपक्ष के खास नेता हैं अखिलेश यादव, वो भी लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं। उनका कहना है कि ज्ञानेश कुमार सत्ता पक्ष बीजेपी के इशारे पर SIR के जरिए सपा पार्टी के वोटरों को काटने की कोशिश कर रहे हैं और उन मंशा साफ नहीं है। ऐसी तमाम जो विपक्षी दल हैं अलग अलग राज्यों को भी, वो भी ज्ञानेश कुमार को घेरे में ले रहे हैं और उनकी कोशिश है कि ज्ञानेश कुमार को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया जाए। लेकिन ये काफी मुश्किल भरा लग रहा है, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास जो समीकरण है उससे ये विपक्ष की लड़ाई आसान नहीं होने वाली है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर, कांशीराम जयंती से ठीक पहले राहुल गांधी का लखनऊ दौरा कांग्रेस की सामाजिक और राजनीतिक रणनीति का अहम संकेत माना जा रहा है। शुक्रवार को वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में आयोजित सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां दलित विद्वानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों संवाद करेंगे। कांग्रेस इस आयोजन को सामाजिक परिवर्तन दिवस के रूप में मना रही है। संवाद का फोकस संविधान की रक्षा, सामाजिक न्याय तथा दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, युवाओं और महिलाओं के अधिकारों पर रहेगा। इसे यूपी में कांग्रेस के कमजोर पड़े सामाजिक आधार, खासकर दलित और पिछड़े वर्गों को फिर से साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। 15 मार्च को कांशीराम जयंती से पहले ये कार्यक्रम प्रतीकात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो बहुजन राजनीति और दलित चेतना के बड़े प्रतीक हैं। 11 मार्च को रायबरेली दौरा टलने के बावजूद लखनऊ कार्यक्रम को प्राथमिकता देना बताता है कि कांग्रेस मिशन 2027 के तहत उत्तर प्रदेश पर विशेष ध्यान दे रही है। कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां हैं। दलित राजनीति में बसपा का प्रभाव अब भी बरकरार है, खासकर जाटव समुदाय में उसका भावनात्मक जुड़ाव मजबूत है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, बताइए क्या कुछ जानकारी है? कांशीराम जयंती से पहले राहुल गांधी लखनऊ का दौरा कर रहे हैं और एक जनसंवाद भी कर सकते हैं, क्या कुछ जानकारी है, साझा कीजिए। बिल्कुल, देखिए इसी 15 मार्च को कांशीराम की जयंती मनाई जाएगी। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक रहे हैं, जो अनुसूचित जातियां जनजातियां उनके एक बड़े चेहरे के तौर पर उनकी पहचान रही है। 15 तारीख को ही
बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती और समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यक्रम करने वाले हैं राजधानी लखनऊ से पूरे उत्तर प्रदेश में। लेकिन उसके पहले कांग्रेस ने आज उन कांशीराम की जयंती मनाने का निर्णय लिया है और एक बड़ा कार्यक्रम आज लखनऊ में होने वाला है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक कार्यक्रम होगा। तो दोपहर 1 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसे संविधान सम्मेलन नाम दिया गया है। संविधान सम्मेलन नाम दिया गया तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस की एक कोशिश रहने वाली है कि जैसे 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसके आसपास आपने देखा होगा कि संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर किस तरह से जो एकजुट करने की कोशिश हुई थी, प्रयास किया गया था अनुसूचित जातियों जनजातियों को, उसी की ये अगली कड़ी माना जा रहा है कि जब राहुल गांधी आज दोपहर 3-3:30 बजे के करीब यहाँ पर आएंगे, संबोधित करेंगे कार्यकर्ताओं को। ये कहा जा सकता है कि जो मेन फोकस रहने वाला है, जो मुख्य मुद्दा रहने वाला है, वो जो अनुसूचित जातियां जनजातियां हैं प्रदेश की, उनको अपनी तरफ खींचने का प्रयास होगा कांग्रेस की तरफ से। और यही वजह है कि आज कांशीराम जयंती बड़े पैमाने पर मनाने जा रही है कांग्रेस पार्टी। बीते कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो जो उत्तर प्रदेश की राजनीति रही है उसमें चाहे कांशीराम रहे हो या बहुजन समाज से जुड़े तमाम वो नेता, वो महापुरुष जिनका अहम योगदान रहा है समाज को बनाने में, उनको लेकर जो विरासत की सियासत हुई है प्रदेश में, उसमें काफी तेजी देखने को मिली है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। झारखंड में रामनवमी जुलूस में चलंत डीजे बजाने पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर सियासत गर्मा गई है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के बाहर और अंदर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं सत्ता पक्ष ने स्पष्ट किया कि ये फैसला सरकार का नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन है। भाजपा विधायक रोशन लाल ने सरकार पर हिंदू त्योहारों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि रामनवमी करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा पर्व है। ऐसे में जुलूस में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाना हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने मांग की कि सरकार इस फैसले को तुरंत वापस ले। भाजपा विधायकों का कहना है कि जब भी हिंदू त्योहार आते हैं तब सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करने लगती है। उनके अनुसार खासकर हजारीबाग की रामनवमी पूरे देश में अपनी भव्यता के लिए जानी जाती है, जहां कई दिनों तक जुलूस, अखाड़े और धार्मिक आयोजन होते हैं। विपक्ष का विरोध केवल विधानसभा परिसर तक सीमित नहीं रहा। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, भाजपा विधायक अंदर भी नारेबाजी करते नजर आए। इस दौरान भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने तीखा सवाल उठाते हुए कहा कि अगर रामनवमी में डीजे नहीं बजेगा तो क्या हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हिंदू त्योहारों के दौरान ही पाबंदियां लगाती है और हजारीबाग में प्रशासन लोगों को धमकाता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तृप्ति सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। तृप्ति, बताइए क्या कुछ जानकारी है? रामनवमी में डीजे पर बैन लगने वाला है, झारखंड विधानसभा में बवाल हुआ है, इसके ऊपर क्या कुछ जानकारी है, साझा कीजिए। जी शालिनी, मैं बताना चाहूंगी कि झारखंड में डीजे बजाने पर जो इस वक्त विधानसभा में सबसे ज्यादा गरमाया हुआ मुद्दा है, सदन सत्र की 11वें दिन से ही भाजपा ने इसे लेकर आवाज उठाई है। हालांकि डीजे को लेकर ये जो फैसला है, ये फैसला अगर बात करें तो सत्ता पक्ष ने साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ही ये फैसला झारखंड सरकार का है, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि रात के 10 बजे के बाद तेज ध्वनि वाली, म्यूजिक वाली कोई भी सिस्टम को नहीं चलाया जाएगा शहर में, और सुबह 6 बजे तक ये नियम लागू रहेगा। झारखंड में शादी समारोह और धार्मिक आयोजनों में 10:30 बजे के बाद डीजे बजाने पर रोक पहले से लगी और सरकार की तरफ से ये रोक हाईकोर्ट के निर्देश के बाद लगाई गई है। अब सत्ता पक्ष इसे लेकर ही हवाला देती नजर आई है। खुद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि कोर्ट के आदेश का ही पालन किया जा रहा है। और सत्र के में जब इस पर हंगामा हुआ था तो वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भी यही कहा था कि हाईकोर्ट का भी आदेश आया झारखंड के लिए और उसी को माना जा रहा है। झारखंड सरकार ने भी कोर्ट के ही फैसले को माना है और कोर्ट के फैसले को सम्मान देते हुए ये फैसला लिया है कि रात के 10:30 बजे के बाद सुबह 6:30 बजे तक कोई भी ऐसी तेज ध्वनि वाली म्यूजिक सुनाई नहीं देगी, चाहे वो कोई भी धर्म का त्योहार हो। इसीलिए रामनवमी को लेकर यह आवाज उठाई जा रही है। हिंदू पर्व को लेकर अब यहाँ पर विपक्ष का कहना है कि हिंदू धर्म को, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए इस तरीके का झारखंड सरकार जो है फैसला लेकर आई है। हालांकि सत्ता पक्ष लगातार कह रही है कि
जी, बहुत बहुत धन्यवाद तृप्ति, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो आपूर्ति में रुकावट की खबरें चलती जा रही हैं। इसका असर मुंबई सहित कई राज्यों में होटल उद्योगों पर पड़ रहा है। मुंबई में मंझोले और छोटे आकार के 20% रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं और होटल उद्योग ने कहा है यदि आपूर्ति बाधित रही तो 2 दिन के भीतर 50% तक रेस्टोरेंट और होटल जल्द ही बंद हो सकते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में घरेलू एलपीजी गैस की कमी को लेकर दाखिल याचिका पर अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने देश में घरेलू गैस की बढ़ती मांग के बावजूद एलपीजी निर्यात जारी रहने के मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। आपको बता दें, हर जगह एलपीजी के कम होने की खबर आ रही है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो आपूर्ति में रुकावट की खबरें चल रही हैं। इसका असर मुंबई सहित कई राज्यों के होटल उद्योगों पर पड़ रहा है। मुंबई में मंझोले और छोटे आकार के 20% रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं और होटल उद्योग ने कहा है कि यदि आपूर्ति बाधित रही तो 2 दिन के भीतर 50% तक रेस्टोरेंट और होटल जल्द ही बंद हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर, कैश के लिए सवाल मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत के खिलाफ दाखिल लोकायुक्त की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने महुआ मोइत्रा को कैश फॉर क्वायरी मामले में बड़ी राहत देते हुए सीबीआई जांच की मंजूरी देने वाले लोकपाल के आदेश को रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ लोकायुक्त ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है। आपको बता दें, कैश के लिए सवाल मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत के खिलाफ दाखिल लोकायुक्त की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने महुआ मोइत्रा को कैश फॉर क्वायरी मामले में बड़ी राहत देते हुए सीबीआई जांच की मंजूरी देने वाले लोकपाल के आदेश को रद्द कर दिया था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, बताइए क्या कुछ जानकारी है? आज फैसला होना है, सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा लोकायुक्त की याचिका पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर, क्या कुछ जानकारी है, साझा कीजिए। बिल्कुल, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में जो लोग लगता है संपर्क टूट चुका है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।